केस के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसमें जो एज है ना वो मोर देन 20 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एज है इस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो ये 20 से ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि इसमें आर रॉड होते हैं। क्या होते हैं? आर रॉड, जो ALL के कैंसर में नहीं होते। तो आर रॉड्स इन द इन्वेस्टिगेशन इज अ स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑफ एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है, जब आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो ABCD ऑप्शन में अगर AML नहीं है तो आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है अक्यूट प्रो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया। क्या लिखना है? अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। इसको हम APL कहते हैं। क्या कहते हैं? APL। अब दिस अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया इज अ सब टाइप ऑफ एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये AML का एक टाइप होता है। क्लियर है? ये जो AML कैंसर है ऑन्कोलॉजी के अंदर, इसको हम डिवाइड करते हैं 7 टाइप्स में। कितने? 7 टाइप्स है इस AML के। इसके थर्ड नंबर टाइप को हम APL कहते हैं, और जो APL है इसके अंदर क्या हमें क्या मिलता है? आर रॉड मिलते हैं। तो एग्जाम में जब आप लोग बैठे हैं तो एग्जामिनर ये कहेगा कि एक पेशेंट है, उसको वेट लॉस है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, और उसके बोन मेरो में 20% से ज़्यादा क्या है? ब्लास्ट सेल है। लेकिन उसमें आर रॉड्स का होना ज़रूरी है। अगर आर रॉड्स आ जाए तो आपने ABCD ऑप्शन में सबसे पहले क्या ढूंढना है? APL। अगर APL नहीं है तो फिर क्या ढूंढना है? AML ढूंढना है, क्योंकि जो APL है इट इज अ टाइप ऑफ एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब देखें, इसमें दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। दिस फॉर एग्जांपल माइलोब्लास्ट एंड दिस इज लिम्फोब्लास्ट। ये हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं। इमेजिन करें ये माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट, और ये कौन सा सेल है? लिम्फोब्लास्ट। और ये दोनों सेल हमारे पास बोन मेरो के अंदर होते हैं। ठीक है जी। होता ये है कि इस माइलोब्लास्ट के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? MPO है, माइलो पर ऑक्सीडेज। दिस इज माइलो M दैट विल बी प्रेजेंट इन दी M माइलोब्लास्ट। लेकिन जो MPO है वो इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके अंदर TDT एंजाइम होता है। क्लियर है? So TDT enzyme is present in lymphoblast, but myeloperoxidase is present in myeloblast. अब गौर से सुने, जब माइलोब्लास्ट के अंदर कैंसर हो जाए, कैंसर, ठीक है, तो होता क्या है? इसमें MPO बहुत सारे होते हैं। देर आर लॉट ऑफ MPO एंजाइम प्रेजेंट इन दी माइलोब्लास्ट। तो विन दी सेल अंडरगो कैंसर, जब इन सेल के अंदर कैंसर होता है तो इस MPO की आपस में इस तरह ग्रुपिंग होती है। पहले ये MPO आपस में क्या थे? अटैच नहीं थे। व्हेन दिस सेल अंडरगो कैंसर तो दिस MPO बिकम एग्रीगेट्स। ये क्या हो जाते हैं? एग्रीगेट्स हो जाते हैं। पहले तो एक MPO इधर पे था, तो दूसरा इधर पे था, तीसरा इधर पे था, चौथा उधर पे था। लेकिन जब इस सेल के अंदर, किस सेल के अंदर? माइलोब्लास्ट के अंदर कैंसर हो जाए तो उसमें जो MPO एंजाइम है वो आपस में क्लम टुगेदर हो जाते हैं, एग्रीगेट बन जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दिस इज द एग्रीगेट ऑफ व्हाट? एग्रीगेट ऑफ MPO इन कैंसरस माइलोब्लास्ट। किसके अंदर? कैंसरस माइलोब्लास्ट। अब इन माइलोब्लास्ट के अंदर जब हम इसकी MPO एग्रीगेट्स को देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इनकी एग्रीगेट्स को हम आर रॉड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर रॉड्स। तो व्हाट इज आर रॉड्स? आर रॉड्स आर नथिंग but it is the aggregate or grouping of MPO enzyme in a cancerous myeloblast. तो आर रॉड्स तब बनेंगे जब कौन से एंजाइम की ग्रुपिंग होती है? MPO। एंड वी नो MPO प्रेजेंट ओनली इन दी माइलोब्लास्ट। क्लियर है कि नहीं? तो माइलोब्लास्ट कैंसर माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, और इससे आने वाला कैंसर क्या था? लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये ALL है और ये क्या है? AML है। तो ALL के अंदर MPO है कि नहीं? नहीं है। तो MPO ना होने की वजह से ALL में आर रॉड्स नहीं बनते। लेकिन आर रॉड्स तब बनेंगे जब सेल के अंदर कौन सा एंजाइम हो? MPO। और MPO इज ओनली प्रेजेंट इन दी माइलोब्लास्ट। देयरफॉर आर रॉड्स इज ओनली सीन इन माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर जिस टाइप में मिलता है जिसको हम एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट MCQs क्वेश्चन मैं 2-3 और डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। लेकिन इसमें 3 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। एज शुड बी मोर देन 20 with non-specific feature and R rods in the investigation। और बोन मेरो बायोप्सी पे ब्लास्ट सेल कितने % से ज्यादा होंगे? 20%। थिंक अबाउट एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया।
अब देखें यहाँ पे दो तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। वो ये है, हेडिंग दे दे APL, इससे रिलेटेड दो तीन बातें हैं जो हमने डिस्कस करने हैं MCQs के लिए। तो यहाँ पे हेडिंग ले लें APL स्टैंड फॉर एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। अभी मैंने आप लोगों को बात बताई है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, ये MD-MS एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर होता है। आप लोगों के पास जो भी प्रैक्टिस MCQs के बुक है उसकी ल्यूकीमिया वाले पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर वो पूछते हैं, ठीक है। आप लोग इसका MCQs प्रैक्टिस भी करें। तो यहाँ पे लेके it is M3 stage of AML, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का ये कौन सा स्टेज होता है? M3 स्टेज होता है। मैंने कहा था कि जो AML कैंसर है वो हम डिवाइड करते हैं M1 से लेके M7 तक। तो जब वो M3 स्टेज में जाता है तो उसको हम APL कहते हैं। क्या कहते हैं? APL। नंबर 2, इसमें लेके APL के अंदर देयर इज आर रॉड फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होते हैं? आर रॉड फॉर्मेशन। जब AML का कैंसर किस स्टेज में पहुंच जाए? M3, तो फिर जो MPO एंजाइम है वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाता है, और उनकी जो एग्रीगेशन होती है MPO की, उसको हम क्या कहते हैं? आर रॉड कहते हैं, ठीक है जी। नंबर 3, इसमें लेके देयर इज ट्रांसलोकेशन। इस कैंसर के अंदर भी क्रोमोसोमल क्या होती है? ट्रांसलोकेशन बिटवीन 15 एंड 17। किसके दरमियान? 15 एंड 17। तो जब भी आप लोग एग्जाम में बैठे हैं और उसमें कैंसर आ जाए और उसमें ये लिखा हो कि कुछ जीन्स हैं जो 15 क्रोमोसोम से किस पे चले गए हैं? 17 पे, तो समझ जाइए कि AML का कौन सा स्टेज है? M3, जिसको हम APL कहते हैं। हमने कल कहा था कि 9 से 22, तो 9-22 ट्रांसलोकेशन वो CML है, लेकिन 15 एंड 17 ट्रांसलोकेशन APL है, विच इज द M3 स्टेज ऑफ AML। क्लियर है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखे यहाँ पे MCQ देखे, इंक्रीज रिस्क। अगर हम APL को ट्रीट ना करें, कीमोथेरापी स्टार्ट ना करें, तो फिर इन लोगों में किस चीज़ का रिस्क बढ़ जाता है? DIC, ये नाम सुना है कि नहीं? DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन। डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन। APL के मरीज में एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स हो जाती है। तो जब प्लेटलेट्स आपस में क्लॉट बनेगी, इधर गौर से देखें, फॉर एग्जांपल ये एक वेसल है, ब्लड वेसल कंटेन RBC, WBC एंड ऑफ प्लेटलेट्स। तो जब प्लेटलेट्स की एबनॉर्मल एक्टिवेशन होती है प्लेटलेट्स, तो वो क्लम्प्स बनाएंगे कि नहीं? क्लॉट्स। तो मुझे ये बताए, जब प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगे तो क्या बनेगी? थ्रोम्बस बनेगी, क्लॉट बनेगी कि नहीं? और यहाँ पे फ्री प्लेटलेट का लेवल ज़्यादा होगा कि कम? शाबाश, कम होगा कि ज़्यादा? पहले 10 प्लेटलेट्स थे, उसमें से 6 ने आपस में क्लम्प बनाई है, तो कितने रह गए? 4। तो फ्री प्लेटलेट बिकम डिक्रीज बिकॉज सम प्लेटलेट कंज्यूम इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। तो जब थ्रोम्बस बढ़ा जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा, तो ब्लड सप्लाई आगे कम होगी कि ज़्यादा? कम होगी। और यहाँ पे प्लेटलेट की तादाद क्या है? कम है। इतना कम हो जाएगी कि वो ब्लीडिंग को रोक नहीं सकेंगे, तो यहाँ से स्पॉन्टेनियस क्या स्टार्ट हो जाएगी? ब्लीडिंग। तो ऐसा कंडीशन जिसमें एक ही टाइम पे ब्लीडिंग भी हो रही हो और क्या भी बन रही हो? थ्रोम्बस, उसको हम DIC कहते हैं। So DIC is a condition which is characterized by thrombus formation and bleeding side by side। क्लियर है कि नहीं? और ये कब होता है? जब एबनॉर्मल प्लेटलेट्स की क्या होती है? एक्टिवेशन होती है। DIC के बारे में हमेशा एक वर्ड याद रखें कि पूरी जिंदगी आप लोगों से प्रोफेसर लोग पूछते हैं, एंड इफ यू आंसर लाइक दिस दे विल अप्रिशिएट। DIC के बारे में अगर आप लोगों से कोई ये पूछे व्हाट इज DIC, डिसअमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन, इसका मतलब यह है, डिसअमिनेटेड का मतलब एबनॉर्मल, जहाँ पे हमें कोआगुलेशन नहीं चाहिए, जहाँ पे हमें थ्रोम्बस नहीं चाहिए, वहाँ पे एबनॉर्मल वेसल के अंदर क्या बनना शुरू हो जाता है? थ्रोम्बस। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। और जब प्लेटलेट्स इसमें कंज्यूम होंगे तो फ्री प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट होगी, थ्रोम्बस भी बनेगी। तो ब्लड ऑलरेडी कम है, ब्लड आगे जाना कम है कि ज़्यादा? कम है। और ब्लीडिंग की वजह से वॉल्यूम ऑफ द ब्लड मजीद क्या हो जाएगा? कम। इट कैन काज इस्कीमिया टू मल्टीपल आर्गन। ब्लड सप्लाई टू मल्टीपल आर्गन कम होगी कि ज़्यादा? कम होगी, जिसको हम इस्कीमिया कहते हैं। तो इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर ब्लड सप्लाई किसको कम हो जाए? हार्ट। इससे स्ट्रोक भी हो सकता है अगर ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो जाए, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि जो DIC है, मैं जो बात बताने जा रहा था कि प्रोफेसर लोग ये बार बार पूछते हैं कि वो DIC कब होता है,
ہمیشہ یاد رکھے DIC از اے ڈیزیز وچ از نیور پرائمریلی، اٹ از آلویز سیکنڈری. یہ کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈری. کہ جس مریض کو DIC ہے یہ شرط ہے کہ اس میں پہلے سے کوئی مسئلہ ہوگا، اس مسئلے کی وجہ سے مریض کو کیا ہوتا ہے؟ DIC. جس طرح اس مریض کو پہلے سے کون سا کینسر ہے؟ APL which is the M3 stage of AML، اور اس AML کینسر کی وجہ سے اس کو کمپلیکیشن میں کیا ہوئی ہے؟ DIC ہوئی ہے. تو DIC الون نہیں ہو سکتا، DIC ہمیشہ کسی انڈر لائن وجہ سے ہوتا ہے. یہ پرائمری پرابلم ہے کہ سیکنڈری؟ اٹ از آلویز سیکنڈری. یہ بہت امپورٹنٹ سینٹینس ہے. تو DIC جس مریض میں ہو جائے تو ہمیشہ یاد رکھے ہمیں پیچھے کاز کو دیکھنا ہے کہ وائی DIC از اکر. اور اس DIC کے اندر ایک پروٹین بنتی ہے باڈی کے اندر جس کو ہم ڈی ڈائمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ڈی ڈائمر. تو ایگزام میں آتا ہے کہ واٹ لک دا DIC وچ انویسٹیگیشن یو ول آرڈر، آنسر از ڈی ڈائمر. So D-dimer is a protein which is formed by the body abnormally when the patient is suffering from DIC. تو DIC کے اندر ہم کون سا انویسٹیگیشن کرتے ہیں؟ D-dimer. اور D-dimer پروٹین کا لیول DIC کے مریض میں کیا ہوتا ہے؟ انکریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ یاد رکھنے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. کیونکہ جب ہم ڈی ڈائمر کو چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنے یونٹس آف بلڈ چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اسپیسیفک ہوتا ہے، اس کا والیوم تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے. کیونکہ ڈی ڈائمر کو گرو کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمیں بلڈ والیوم تھوڑا سا زیادہ چاہیے. ڈی ڈائمر کے ساتھ ہم اور چیزیں فائبرینوجن وغیرہ یہ چیزیں بھی دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جب DIC ہوتا ہے. تو DIC کے اندر صرف ڈی ڈائمر نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ہوتی ہے. تو ہم بلڈ ایک ہی ٹائم پہ لینا پسند کریں گے کہ بار بار؟ ایک ہی ٹائم پہ. تو ایک ہی ٹائم پہ زیادہ بلڈ اس لیے کھینچتے ہیں تاکہ اس میں ہم ڈی ڈائمر کے ساتھ اور چیز بھی دیکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. ہاں اوکے. واٹ از دا ٹریٹمنٹ آف DIC؟ DIC کے اندر اگر پیشنٹ ہے اس سے بلیڈنگ زیادہ ہوئی ہے تو وہ شاک میں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ شاک میں جائے تو ہم بلڈ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں، مطلب بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں. پھر DIC کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسئلہ کس نے کریٹ کیا ہے، کیونکہ اٹ از آلویز پرائمری یا سیکنڈری؟ سیکنڈری. جب تک انڈر لائن کاز کو ٹھیک نہ کرے تو DIC ٹھیک نہیں ہوتی. تو DIC کے اندر سمٹومیٹک مینجمنٹ کرتے ہیں لیکن مین پرائرٹی یہ ہے کہ ہم انڈر لائن کاز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلے جی، اب یہ چار چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے ایگزام کے لیے بیک بون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مریض جس میں AML کینسر کا M3 سٹیج ہو، اس کے اندر R راڈس بنتے ہیں، اس میں ٹرانسلوکیشن 15-17 ہوتا ہے، اور اس میں کس چیز کا رسک ہوتا ہے؟ DIC. اور اس DIC کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے. تو DIC کین کاز ڈیتھ آف دا پرسن. یہ چار چیزیں جب بھی ایگزام میں آ جائیں، تھنک اباؤٹ ایکیوٹ پرومائلوسیٹک لیوکیمیا وچ از M3 اسٹیج آف وچ کینسر؟ AML کینسر. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کینسر دو ہے. اب براڈلی لوگ کس طرح سوچتے ہیں جب آپ ایگزام میں جاتے ہیں تو ون از ALL اینڈ ون از AML. ALL بچوں کے اندر کامن ہے، AML مڈل ایج کے اندر کامن ہے. اب ALL کے اندر ہمیشہ یاد رکھے دیر از نو MPO. تو جب MPO انزائم نہیں ہے تو اس میں R راڈ بھی نہیں بنیں گے. تو R راڈ اسپیسیفک فار ALL یا AML، آنسر از AML. یہ AML کے اندر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن لے کے اب آتے ہیں جناب اندر لیوکیمیاز کی طرف وچ از اگین ویری ویری امپورٹنٹ. ہیڈنگ دے دیں کہ اس میں ایک فیوریٹ کیس ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کو لکھوانا چاہوں گا. اگین دس از ویری ویری امپورٹنٹ ون. اس میں لکھے a 68-year-old male came to the clinic with complaint of fatigue, poor appetite, weight loss, tachycardia, and night sweating. نائٹ سویٹنگ. کبھی کبھار ایگزامینر نائٹ سویٹنگ کے لیے ایک ورڈ یوز کرتا ہے دیٹ از کالڈ نوکچرنل ڈائیفوریسس. ڈائیفوریسس از دا ورڈ یوز فار سویٹنگ، اور نوکچرنل کا مطلب ڈیورنگ نائٹ. تو رات کے وقت پسینے، دیٹ از کالڈ نوکچرنل ڈائیفوریسس. آن ایگزامینیشن he looked paler and palpation
स्प्लीन इज इनलार्ज, स्प्लीन क्या है, इनलार्ज है, तो दैट इज स्प्लीनोमेगेली। क्या होता है, स्प्लीनोमेगेली। अब मैं एक बात की तरफ आऊँगा जो डॉक्टर साहब ने कल पूछा था स्प्लीनोमेगेली के बारे में, उसको अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है जी। स्प्लीन इज इनलार्ज एंड peripheral smear shows, हाँ जी, स्मट सेल। क्या चीज, स्मट सेल। अब ये आप लोगों ने रट्टा लगाना है, स्मट सेल हमेशा जहन में, जिस तरह आर राड याद रखे वो AML है, इस तरह जब भी किस चीज की जिक्र आ जाए स्मट सेल, वो CLL होता है। क्या होता है, CLL। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, जो सबसे मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया है पूरी दुनिया में, वो CLL है। और CLL किस एज में ज़्यादा कॉमन है, ओल्डर में कि यंगर में, ओल्डर में, इसलिए ऊपर देखे एज इज मोर देन 65, 65 से ज़्यादा एज होगी CLL के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे याद रखे स्मट सेल बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। एंड लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जब हमने इन्वेस्टिगेशन की है तो उसके पेरिफेरल स्मेयर में स्मट सेल थे और ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट की लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। इंक्रीज लेवल ऑफ लिम्फोसाइट्स स्पेशली बी लिम्फोसाइट, दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइटोसिस। उसको क्या कहते हैं, लिम्फो। क्योंकि कैंसर के अंदर हर सेल की तादाद क्या होती है, इंक्रीज होती है, डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, दैट इज अनरेगुलेटेडली इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है जी। ये कैंसर तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, कौन सा कैंसर हो गया, दैट इज कॉल्ड CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ऐसा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं CLL। ये सबसे कॉमन कैंसर है रिगार्डिंग ब्लड कैंसर एट पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। इसलिए कहते हैं कि जो ब्लड कैंसर है इसकी जो कॉमन काज है वो ओल्डर एज के बाद, मतलब यंगर एज में इतना कैंसर नहीं होता, ओल्डर एज के लोग अफेक्ट होते हैं ज़्यादा, ब्लड कैंसर है। और वो कौन सा कैंसर है, CLL। अब मैं थोड़ी सी जिक्र करता हूँ कि स्मट सेल का मतलब क्या है। आप लोगों ने तो जहन में एक चीज़ याद कर ली कि जब भी स्मट सेल आ जाए तो हमने CLL लगाना है, लेकिन व्हाट इज मेंट बाय स्मट सेल, इधर देखें। क्वेश्चन इज दैट कि जो स्मट सेल है दीज आर एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स, ये क्या होते हैं, एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स। इधर देखें, जब माइक्रोस्कोप में CLL के मरीज में हमने लिम्फोसाइट्स को देखा तो उसकी जो साइज है वो बहुत ज़्यादा कम रह गई थी। इसको कहते हैं क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं, क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट। इसका मतलब ये है कि अगर लिम्फोसाइट इतना बड़ा था तो कैंसरस प्रोलिफरेशन की वजह से वो इतना छोटा हो गया है, जिस तरह किसी ने ऊपर से उसको क्या किया हो, क्रश किया हो। सो क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड इज नोन एज स्मट सेल, इसको स्मट सेल कहते हैं। तो स्मट सेल न्यूट्रोफिल का मसला है कि लिम्फोसाइट का, लिम्फोसाइट। तो हमेशा ल्यूकीमिया लिम्फोसिटिक होगा ना, लिम्फोसाइट का इशू है तो लिम्फोसिटिक होगा। और एज अगर 60 से ऊपर है तो क्रोनिक है कि एक्यूट है, क्रोनिक, इसलिए क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है। तो एग्जामिनर दो तरह की क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है। अगर एग्जाम के अंदर इस तरह सवाल आता है कि एक मरीज है उसमें नाइट स्वेटिंग है, पुअर एपिटाइट है, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं TB लाइक सिम्टम। कौन से, TB। जब इंसान को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसको भी वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट होती है, ये TB लाइक सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इसमें जो मरीज आता है इसकी पेरिफेरल स्मेयर में हमें क्या मिलती है, स्मट सेल। इसको मैं अंडरलाइन इसलिए करूंगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम, स्मट सेल। और स्मट सेल अगर वो एग्जाम में ना दे, वो इस तरह बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन शोज क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स। वो क्या बताएंगे, क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स। देखे क्रश के अंदर पहला वर्ड क्या है, C, और ये क्या है, L, और ये L, तो कैंसर CLL हमेशा होता है। क्लियर है कि नहीं। तो क्रश लिटिल लिम्फोसाइट के नाम से कौन सा कैंसर बनता है, CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और इस क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स को हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हमने स्पेसिफिक नाम दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मट सेल कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो बातें और से सुने, अगर मेन पॉइंट याद रखना है, एक हमने कैंसर पढ़ा था CML, याद है कि नहीं, और अभी हमने जो पढ़ा है दैट इज कॉल्ड CLL। CML और CLL दोनों के अंदर जो स्प्लीन साइज है वो क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। तो CML के अंदर स्प्लीनो क्या होती है, स्प्लीनोमेगेली, याद है कि नहीं, और इसके अंदर भी जनाब क्या होती है, स्प्लीनोमेगेली। लेकिन जो CML है वो 40 से 60 के दरमियान कॉमन है, और ये मोर देन 60
ईयर के अंदर कॉमन होता है। एक तो एज का डिफरेंस होता है। दूसरा मेन पॉइंट ये है, जब इस मरीज का हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, CML के मरीज में जब हम पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो देयर विल बी ग्रेनुलोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है? ग्रेनुलोसाइटोसिस। ग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब एबनॉर्मली इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल। किस चीज़ का लेवल? न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। ये दोनों जनाब ए से WBC है, जिसको हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। इसमें यूसिनोफिल भी होता है। लेकिन MCQs ये है, ऐसा कैंसर जिसमें एबनॉर्मली अनकंट्रोल तरीके से न्यूट्रोफिल और किसका लेवल बढ़ जाए? बेसोफिल। इन दोनों की इंक्रीज लेवल को ग्रेनुलोसाइटोसिस कहते हैं। तो ऐसा कैंसर जिसमें स्प्लीनोमेगेली हो और एबनॉर्मली इंक्रीज लेवल ऑफ क्या हो? न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। थिंक अबाउट CML। वो क्या होता है? CML। लेकिन ऐसा कैंसर जिसमें भी क्या हो? स्प्लीनोमेगेली। लेकिन अगर इसके हम क्या करें? शाबाश, इन्वेस्टिगेशन करें और उसमें न्यूट्रोफिल और बेसोफिल की बजाय हमें लिम्फोसाइटोसिस मिल जाए। क्या चीज़ मिल जाए? लिम्फोसाइटोसिस। तो लिम्फोसाइटोसिस का मतलब स्पेशली किस चीज़ का लेवल ज़्यादा मिल जाए? बी लिम्फोसाइट, दैट विल बी CLL। वो क्या होता है? CLL। तो दोनों में फ़र्क क्या आया? इसमें स्प्लीन क्या होता है? इनलार्ज। CML में स्प्लीन क्या होता है? इनलार्ज। लेकिन एक में ग्रेनुलोसाइटोसिस होता है और दूसरे में लिम्फोसाइटोसिस होता है। एक में न्यूट्रोफिल बेसोफिल का लेवल ज़्यादा होगी और CLL के अंदर किसका लेवल ज़्यादा होगी? बी लिम्फोसाइट। क्लियर है? क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बोन मैरो का एक पिक्चर बताया था, एक माइलोब्लास्ट है और एक लिम्फोब्लास्ट है। माइलोब्लास्ट से फ्यूचर में ल्यूकोब्लास्ट बनता है, ल्यूकोसाइट्स बनते हैं, याद है कि नहीं? और ल्यूकोसाइट्स इज WBC विच कंटेन न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब सवाल यह है कि स्प्लीनोमेगेली प्लस ग्रेनुलोसाइटोसिस, थिंक अबाउट CML। स्प्लीनोमेगेली प्लस लिम्फोसाइटोसिस, थिंक अबाउट CLL। इसको हम CLL कहते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं डिफरेंशिएटिंग। लेकिन सारी चीज़ें भूल जाए। CML के कैंसर में 922 ट्रांसलोकेशन याद करना है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम याद रखना है। और हमेशा याद रखें, जब CLL कैंसर आ जाए पेशेंट की एज 60 प्लस होगी, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम के साथ आएगा, और इसकी जब भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें कौन से सेल आएंगे? स्मट सेल आएंगे। दैट इज मोर देन एनफ टू रिमेंबर फॉर एग्जाम। और एग्जामिनर इस स्मट सेल के बगैर ये क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, क्योंकि स्मट सेल इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फाइंडिंग इन केस ऑफ CLL। ठीक है जी, तो ये पॉइंट देखिए, लोग जब पास होते हैं एग्जाम्स वगैरह में, वो ये किताबें रीड तो ज़रूर करते हैं लेकिन इसको रट्टा नहीं लगाते। वो पूरे सिनेरियो के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ मालूम करते हैं जो किसी और चीज़ में नहीं होती, और उसी एक चीज़ को जहन में रखकर एग्जाम के दिन जब वो जाकर फाइंडिंग को देखता है, चाहे यहाँ पे मैंने एपिटाइट लिखा है, शायद वहाँ पे वो लिखे कि माइल्ड नोजिया वोमिटिंग, तो ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो CLL पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? स्मार्ट सेल। तो स्मार्ट सेल का होना ज़रूरी है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। अब लिखे एक और कंडीशन यहाँ पे केस के अंदर, a 56-year-old male came to the clinic with complaint of persistent low back pain, poor appetite, shortness of breath, fatigue, and occasionally right lumbar dullness. Lumbar is a sign toward kidney problem. कौन सा? किडनी। lumbar dullness investigation shows HB decrease। अनीमिया है कि नहीं? HB डिक्रीज, कैल्शियम इंक्रीज। कैल्शियम क्या है? इंक्रीज है। एंड U/A स्टैंड फॉर यूरिन एनालिसिस। UA मतलब यूरिन एनालिसिस shows
फ्री लाइट चेन antibodies, what is the most likely diagnosis? शाबाश, ये तो आसान है ना, ट्राई करे शाबाश, एनीवन इन द क्लास कैन ट्राई। मुलाजन ट्राई करे, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? हिदायत आप भी ट्राई करें शाबाश। इस मरीज की जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है वो क्या बन सकती है? हाँ जी, वेरी वेरी इजी। हाँ, एक्सीलेंट, दिस इज अ केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता ना, एक वर्ड से आप लोग इसको पहचान सकते हैं कि यूरिन के अंदर फ्री लाइट चेन ऑफ क्या है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज किस सेल से बनती है? प्लाज्मा सेल। और कल मैंने बताया था कि प्लाज्मा सेल मैलिग्नेंसी इज नोन एज ऑफ मल्टीपल माइलोमा। एक्सीलेंट, सो दिस इज द केस ऑफ multiple myeloma. So multiple myeloma is a bone marrow malignancy which arises from the plasma cell. ये कहाँ से आती है? प्लाज्मा सेल। अब थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड देखते हैं। इसी बैकग्राउंड के अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ आसान हो जाएगी, ठीक है? देखिए, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बोन मैरो है इसके अंदर बी सेल्स है जिसको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी सेल्स व्हेन फॉर्म इन द बोन मैरो तो इट गेट मेच्योर्ड, ये क्या हो जाती है? मेच्योर्ड। और जब ये मेच्योर्ड होती है तो ये कन्वर्ट होती है किस चीज़ के अंदर? प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल इज द मेच्योर्ड फॉर्म ऑफ बी सेल या बी लिम्फोसाइट। और फिर ये प्लाज्मा सेल, हाँ जी, ये प्लाज्मा सेल आगे क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। तो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाती है। अब जब एंटीबॉडीज बनती है दे विल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। लेकिन अगर इमेजिन करें कैंसर हो जाए प्लाज्मा सेल की, तो देन प्लाज्मा सेल विल प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट एंटीबॉडी। क्लियर है कि नहीं? एंटीबॉडीज अगर हम देखें नॉर्मली और से देखें, एंटीबॉडी इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? वाई शेप स्ट्रक्चर। हमेशा याद रखें जो एंटीबॉडी है इसके अंदर दो चेन होते हैं। ये जो रेड कलर वाले हैं, रेड वाले, ये बड़े हैं, इनको हम कहते हैं हेवी चेन्स। क्या कहते हैं? हेवी चेन्स। और ये जो ब्लू वाले हैं इसको हम कहते हैं लाइट चेन। क्या कहते हैं? लाइट। सो हेवी चेन एंड लाइट चेन, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ एंटीबॉडी, लाइट चेन एंड हेवी चेन। और यहाँ पे याद रखना है इसी एंटीबॉडी के इस हेवी चेन पे एंटीजन अटैक करता है और एंटीजन पर ये ख़त्म करता है। तो एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है। क्या है? ग्लोबुलिन। और एंटीबॉडीज को पहचानने का तरीका यह है कि वाई शेप स्ट्रक्चर है जिसमें एक हैवी चेन है और एक लाइट चेन है। और ये जो हैवी और लाइट चेन है ये आपस में कनेक्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सल्फर बॉन्ड। किसके जरिए? सल्फर बॉन्ड के जरिए। ठीक है जी। अब सवाल ये है बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मली हम सब में प्लाज्मा सेल जितना लाइट चेन बनाएगी उतना हैवी चेन बनाएगी ताकि दोनों आपस में इकट्ठे हो और प्रॉपर क्या बनती रहे? एंटीबॉडीज। लेकिन जब प्लाज्मा सेल का क्या हो जाए? कैंसर हो जाए तो कैंसर के अंदर इन दोनों की प्रोडक्शन अप्रोप्रिएट होगी कि इनअप्रोप्रिएट? इनअप्रोप्रिएट। तो फिर ये जो ब्लू वाले थे, ब्लू वाले कौन से चेन है? शाबाश, लाइट चेन। ये बहुत ज़्यादा बनेगी और जो हैवी चेन है वो थोड़े से क्या बनेगी? कम बनेगी। इसका मतलब कैंसरस प्रोलिफरेशन की वजह से प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस मोर एंड मोर लाइट चेन बट इट विल प्रोड्यूस लेस हैवी चेन। तो कुछ लाइट चेन तो किसके साथ मिलेगी? हैवी चेन के साथ, तो वो क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। लेकिन कुछ फ्री चेन, ये जो लाइट चेन है ये अटैच रहेगी कि फ्री रहेगी? फ्री। और दिस फ्री लाइट चेन विल लीक इन द यूरिन। और जब ये यूरिन में जाएगी कौन सी चेन? फ्री चेन ऑफ एंटीबॉडी। और से सुने, एक्चुअली अगर एंटीबॉडी हैवी चेन और लाइट चेन से मिलकर बन जाए तो फिर वो किडनी से पास नहीं हो सकती। एंटीबॉडी शुड नॉट लीक इन द यूरिन, हमेशा याद रखें। लेकिन अगर एंटीबॉडी की जो लाइट चेन है वो क्या रह जाए? फ्री। ये फ्री लाइट चेन फिर ग्लोमेरुलाई को क्रॉस करके कहाँ जा सकती है? यूरिन में जा सकती है। और याद रखें इस फ्री लाइट चेन को कहाँ पे देखना? यूरिन के अंदर देखना। ये दो बंदों ने किया था, इसलिए इनको आजकल लोग बेंस जोन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंस जोन्स प्रोटीन। तो एग्जाम में आता है कि ऐसा बंदा जिसको बेंस जोन्स प्रोटीन का इशू आ रहा है तो उसको कौन सा कैंसर है? मल्टीपल। और व्हाट इज बेंस जोन्स प्रोटीन? इट इज नथिंग बट द अपीयरेंस ऑफ फ्री लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडी इन द यूरिन। क्लियर है? ये पॉइंट्स याद रखें।
اور فری لائٹ چین اینٹی باڈی کے یورین میں کیوں جا رہے؟ کیونکہ اینٹی باڈی کی پروڈکشن ان اپروپریٹ ہے، اور وہ کہاں سے ہو رہی تھی؟ پلازما سیل، اور ان اپروپریٹ تب ہوتی ہے جب اس کی پریکرسر سیل میں کینسر ہو، اور پلازما سیل کینسر کو ہم ملٹیپل مائلوما کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو کے لیے، اینڈ دے ول آسک ایوری ٹائم ان دا ایگزامس ایز ویل. یہاں پہ دو باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں، میں آخر میں جا رہا ہوں دو چیزوں کی طرف وچ از ویری ویری امپورٹنٹ ون. دیکھیں دو باتیں یہاں سے آپ لوگوں نے یاد رکھنے. اگر ملٹیپل مائلوما کا آپ کیس غلط نہیں کرنا چاہتے ایگزام میں اور یاد کرنا چاہتے تو یہ نوٹ یاد رکھیں. A patient having age more than 50. ملٹیپل مائلوما افیکٹ اولڈر ایجز، ٹھیک ہے، 50 سے زیادہ ایج ہوگی. پریزنٹ ویت ڈیش. اب غور سے دیکھیں نمبر 1 ہم اس بندے کا کیلشیم دیکھیں گے تو کیلشیم لیول از ہائی اور لو؟ ہائی. ملٹیپل مائلوما کے مریض میں ہائی پر کیا ہوتا ہے؟ کیلسیمیا. اینڈ دس ایکسس کیلشیم اٹیچ وتھ فاسفیٹ اینڈ دے فارم کیلشیم فاسفیٹ اسٹونس. یہ کیا بناتی ہے؟ کیلشیم فاسفیٹ. اور یہ اسٹون کہاں پہ بنے گی؟ کڈنی میں بنے گی. تو ملٹیپل مائلوما میں اگر نیفروپیتھی ہو جائے تو دیر ول بی لمبر پین. کون سا ہوگا؟ لمبر. ڈل پین کا مطلب کہ ایکسس کیلشیم فاسفیٹ ڈپوزٹ ان دا کڈنی. کلیئر ہے؟ یہاں پہ ہائپر کیلسیمیا ہوتا ہے. نمبر 2 تو ہائپر کیلسیمیا کی وجہ سے کڈنی پرابلم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو ملٹیپل مائلوما کے مریض میں رینل انوالومنٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رینل انوالومنٹ. دوسری بات یاد رکھے اگر پلازما سیل کینسر ہے، یہ پلازما سیل کس سے بنتا ہے؟ بی لیمفوسائٹ. تو بی لیمفوسائٹ جب بنے گی زیادہ تو مائلائڈ سیریز اسٹیمولیشن کم ہوگی تو اس میں آر بی سی کی پروڈکشن کیا ہوگی؟ کم ہوگی. تو اے اسٹینڈ فار انیمیا. ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ انیمیا. ایچ بی لیول از ڈیکریز. ایچ بی کم ہے تو دیر فور دا پیشنٹ ول بی لک لائک پیلر. کیا نظر آتا ہے؟ پیلر نظر آتا ہے. اور آخر میں لے کے بونی پین. ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ بونی پین. اصل میں ملٹیپل مائلوما کے مریض میں ایب نارمل سائٹوکائنز ایکٹیویشن ہوتی ہے اور اس سائٹوکائنز کی وجہ سے ہم پھر بون سے کیا لیتے ہیں؟ کیلشیم. تو جب آپ بون کو کیلشیم لیں گے، کیونکہ بون کو کیلشیم دیں گے تو بون اسٹرانگ ہوگی، لیکن جب آپ بون سے کیلشیم لیں گے تو بون کیا ہوگی؟ ویک. تو دوز ویکنیس کین کاز بونی پین. اور بون کو جب ہم ایکس رے میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے بونی لائٹک لیجن. مطلب بون کے اندر ایسی ہمیں دراڑیں نظر آتی ہے جس طرح کسی نے اس کے اوپر لائسس کی ہو. اور بون کی لائسس اس لیے ہے کہ ہم نے وہاں سے کیا نکالا ہے؟ کیلشیم. اینڈ دیٹ کیلشیم فرام دا بون کم ٹو دا بلڈ، دیر فور ہائپر کیلسیمیا. اور آخر میں لے کے یورین کے اندر بی فار بینس جون پروٹین. کیا ہونے چاہیے؟ بینس جون پروٹین. اب دیکھیں جب بھی آپ ملٹیپل مائلوما کے مریض کو ملتے ہیں تو یہاں پہ 2-3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. ہم CRAB کریب یاد رکھتے ہیں. کیا یاد رکھتے ہیں؟ کریب. کریب مین کیلشیم انکریز ہائپر کیلسیمیا. R for renal involvement, there will be renal problem. A for anemia, B for bony pain, B for bony lytic lesion and B for Bence-Jones protein. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو یہ کریب آپ لوگ یاد رکھیں تو ڈائگنوزس کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کوشچن از دیٹ کہ جب وی سسپیکٹ ملٹیپل مائلوما تو وی شوڈ نو دیز پوائنٹس وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی. ملٹیپل مائلوما کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، فار ایگزامپل پیشنٹس آتے ہیں، ہاں اس میں ایک کوشچن آتا ہے کہ وہ کون سا انٹرلیوکین ہے. انٹرلیوکین کا مطلب کیا ہے؟ ایک کیمیکل میڈیٹر ہے. کون سا انٹرلیوکین ہے جو ملٹیپل مائلوما کے مریض میں پیتھوجینیسس کے اندر رول پلے کرتا ہے؟ انٹرلیوکین 6. یہ بھی اپنے ساتھ لکھ لیں. وچ انٹرلیوکین پلے رول ان دا پیتھوجینیسس آف ملٹیپل مائلوما. سو آپ لوگ لے کے IL-6. کیا لکھنا ہے؟ IL-6. یہاں پہ لکھیں سائڈ پہ کہ انٹرلیوکین 6 یا IL-6 پلے رول ان دی پیتھوجینیسس آف ملٹیپل مائلوما. ٹھیک ہے جی. یہ کبھی کبھار ایگزامینر پوچھ سکتا ہے. اوکے جی. اب یہاں پہ 2 چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں. اگر ملٹیپل مائلوما کا مریض آتا ہے سو وٹ یو شوڈ ڈو فار دی پیشنٹ. آپ پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ یہاں پہ آپشن لے کے ٹریٹمنٹ کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ وی کین ٹریٹ. ٹھیک ہے. تو ٹریٹمنٹ میں لے کے اف ایج از لیس دین 70 ایئرس. اگر ایک مریض ہے اور اس کی ایج 70 ایئر سے کیا ہے؟ کم ہے، تو ہم پیشنٹ میں کرتے ہیں
बोन मेरो ट्रांसप्लांट, क्या करते हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। सो बोन मेरो ट्रांसप्लांट इज द ऑप्शन इफ द पेशेंट एज इज लेस देन 70। लेकिन अगर मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट है और इसका एज 70 से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि मोर देन 70 ईयर्स, तो फिर इसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि 70 प्लस जो लोग होते हैं वो कैंसर जो है वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट से नहीं गुजर सकते। इसको हम एक ड्रग देते हैं, उस ड्रग का नाम है मेलफेलान। इसको क्या कहते हैं, मेलफेलान। सो मेलफेलान इज अ ड्रग which decrease the symptoms of multiple myeloma. So this drug is very very important, क्योंकि जो मेलफेलान है ये बोन्स के अंदर ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को कम करता है और ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसी वजह से बोनी पेन और बोन के अंदर जो इश्यूज है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ हम क्या देते हैं, प्रेडनिसोलोन देते हैं। क्या देते हैं, प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन इज अ स्टीरॉयड, ये क्या है, स्टीरॉयड है, तो हम स्टीरॉयड भी देते हैं। तो इससे दो चीज़ें हमें समझ आ गई कि अगर एज 70 से कम है द बेस्ट वे टू डू बोन मेरो ट्रांसप्लांट, लेकिन अगर एज 70 प्लस है देन वी हैव टू गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या है, मेडिकल। इसका वजह यह है कि जो 70 प्लस के लोग हैं वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो है उसके लिए एक्सेप्टेबल लोग नहीं होते, फिट लोग नहीं होते, क्योंकि इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में चले जाते हैं। तो एज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इन्वेजिव प्रोसीजर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो मल्टीपल माइलोमा के इस तरह आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन याद रखनी है। यहाँ से मैं एक पॉइंट बताने लगा, माइंड में रखे और आप लोग आंसर करें, लिखना नहीं है, सिर्फ इस बुक ने लिखा है और आप लोगों को क्लू बता रहा हूँ कि एग्जाम में इस तरह सकता है। अ 71 ईयर ओल्ड, कौन सा, 70, मल्टीपल माइलोमा और CLL, इसका जब भी आप डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं एज शुड बी मोर देन 50, क्या होना चाहिए, 50, 60, 50 प्लस होना चाहिए। फिर CLL के अंदर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम और कौन से सेल आएंगे, स्मर्ट सेल। लेकिन मल्टीपल माइलोमा के अंदर बोनी पेन जरूर होता है। तो गौर से सुने, अ 71 ईयर ओल्ड मैन केम टू द क्लिनिक फॉर लेथार्जी एंड कॉन्स्टिपेशन दैट आर वर्सनिंग। ठीक है, लेथार्जी है उसको और कॉन्स्टिपेशन है, और कहते हैं कि दैट आर वर्सनिंग के साथ साथ वो टाइम के साथ साथ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ही आल्सो नोट डल पेन दैट इज प्रेजेंट एट द बैक साइड and worsen even at night. His lab study shows normal everything, but their creatinine level is very high. कौन सा लेवल, creatinine. Age is more than 50. The patient complaint is lethargy and what, constipation. जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो यहाँ पे एक क्लू है इस एमसीक्यूज के अंदर। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कि जो मोटिलिटी है जीआईटी की वो ज़्यादा है कि कम है, कम है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होती तो डायरिया होता। अब मोटिलिटी कम है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे कि रिलैक्स रहेंगे, हाँ जी। अगर पेरिस्टाल्सिस का नाम सुना है कि नहीं, कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, फूड खाते हैं, तो उसको नीचे ले जाने के लिए रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या चाहिए, रिलैक्सेशन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा, पेरिस्टाल्टिक। अगर मैं इन मसल को ऐसा रखूं तो फूड नीचे जाएगी, नहीं जाएगी। सीवियर स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द जीआईटी मसल कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, वो क्या कराती है, कॉन्स्टिपेशन। और ऐसा आयंस बताए जो मसल को कंट्रैक्ट करता है, कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन। तो कॉन्स्टिपेशन का एक वजह कैल्शियम का ज्यादा होना है कि नहीं। अगर कैल्शियम ज्यादा है तो वो सारे मसल को क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा और वो रिलैक्स होने नहीं देगा, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है कि नहीं। तो इस मरीज में शायद कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या हो, हाइपर कैल्सीमिया हो। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कहते हैं कि इस मरीज को लो बैक पेन है। क्या है, लो बैक। तो बोनी पेन भी आ गया, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी आ गया, और कहते हैं इसके सारे लेब ठीक है लेकिन इसका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो क्रिएटिनिन का ज़्यादा रीनल फंक्शन प्रॉब्लम है कि नहीं, क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा किडनी प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इस मरीज में CLL हो सकता है कि मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा। बोनी पेन है और कैल्शियम ज़्यादा है एंड दैट एक्सेस कैल्शियम डिपोजिट इन द किडनी, कैल्शियम फॉस्फेट। जब किडनी फंक्शन खराब होगा तो क्रिएटिनिन लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन लोगों ने लिखा है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आंसर इज मल्टीपल माइलोमा। क्लियर है कि नहीं। अगर वो इस तरह बताएंगे कि सेम पेशेंट है और उसकी जो यूरिन एनालिसिस है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगी, तो आंसर होगा बेंस जोन्स प्रोटीन। वो क्या होगा, बेंस। और बेंस जोन्स प्रोटीन इज नथिंग बट इट इज द फ्री लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडी इन द यूरिन। क्लियर है। तो मल्टीपल माइलोमा में 3 बातें और से, एज शुड बी मोर देन 50, बोनी पेन, हाइपर कैल्सीमिया एंड रीनल प्रॉब्लम। क्लियर है।
یہ جب بھی آ جائے اور یورین کے اندر بینز جونز پروٹین آ جائے، تھنک اباؤٹ ملٹیپل مائلوما۔ اگر ایج مور دین 70 ہے تو میلفیلان پلس پریڈنیسولون از دا ڈرگ آف چوائس۔ اگر ایج جناب ہمارے پاس 70 سے کم ہے then the best treatment is bone marrow transplant۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کوشچن امپورٹنٹ تھے۔ اب اس کے بعد ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک کمپلیٹلی نیو سیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ میں آپ دیکھیں انشاءاللہ آئی وانٹ کہ آپ لوگ لیوکیمیاز وغیرہ کے اندر کوئی بھی سنگل ایم سی کیوز بھی غلط نہ کرے، اس کا پھر میں ٹرکس بتانے لگا ہوں۔